से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये हम लोग पढ़े हैं पादप में उत्सर्जन। इतना ही हम लोग जैव प्रकीर्णन के बारे में पढ़े थे। जैव प्रकीर्णन हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो बोले पहला टॉपिक क्या पढ़े थे? पोषण। बोले तो आप दूसरा टॉपिक क्या पढ़े? श्वसन। आप बोले तो तीसरा? चलिए आप बोले तीसरा टॉपिक क्या पढ़े? चलिए आप बोले तीसरा टॉपिक क्या पढ़े? बोले तो परिवहन होता है सर। वाहन या परिवहन तीसरा पढ़े थे ना। आज हम लोग चौथा क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन। पांचवा क्या पढ़ेंगे? नियंत्रक एवं समन्वय। आप छठा क्या पढ़ेंगे? जनन। समझ आ गया? चैप्टर आपको आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो उत्सर्जन हम लोग समझते हैं उत्सर्जन क्या चीज है। तो उत्सर्जन आपको हम समझ में आ जाना चाहिए कि शरीर में जो अनुपयोगी पदार्थ है, हमारे शरीर में क्या होता है? कुछ उपयोगी पदार्थ होता है, कुछ क्या होता है? अनुपयोगी पदार्थ होता है। तो शरीर में अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, ठीक ना, वही उत्सर्जन कहलाता है। तो हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या क्या किसका योगदान रहता है? अनुपयोगी पदार्थ, जो उपयोग वाला पदार्थ नहीं है, उसको बाहर कौन कौन सा पदार्थ निकालता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं हम लोग पहला देखते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन देखिए किसमें किसमें होता है। एक होता है जंतुओं में और दूसरा किसमें होगा? पादपों में होगा। तो जंतुओं में उत्सर्जन और पादपों में उत्सर्जन। तो पादप में उत्सर्जन यहाँ पे हम दे दिए हैं, तो यहाँ पे हम जंतु उत्सर्जन पढ़ लेते हैं। तो जंतुओं में जो उत्सर्जन है उसमें दो चीज होता है। एक उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है आपका? उत्सर्जी अंग। और दूसरा क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। मतलब उत्सर्जी अंग एक होता है जो अंग हमारे शरीर में पाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हो गया जो पदार्थ बाहर निकलता है। समझ में आ गया आपको? उत्सर्जी अंग मतलब हो गया वो अंग का काम है, जो अंग है उत्सर्जी अंग, वो अंग का काम है कि शरीर से बाहर निकालना। लेकिन जो उत्सर्जी पदार्थ है वो शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। लेकिन उत्सर्जी अंग क्या है? जो हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग मतलब यानी कि जो अनुपयोगी अंग, बहुत सारा अनुपयोगी अंग है हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग है। तो चलिए हम आते हैं, पहले देखें उत्सर्जी अंग दो प्रकार का होगा। एक होगा एक कोशिकीय जीव, दूसरा क्या होगा? जटिल बहुकोशिकीय जीव। मतलब कुछ अंग जो है जटिल होगा बहुत, उसको टूटने में क्या होता है? आदमी से ऑपरेशन सब भी करना पड़ जाता है ना। तो किस में पाया जाएगा? मनुष्य में। एक कोशिकीय जीव किस में पाया जाएगा? अमीबा में। तो चलिए आते हैं एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है? उत्सर्जी अंग जो होता है तो एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा? तो क्या होगा? उत्सर्जन होगा उसका किसका? शरीर की सतह से। मतलब उसका जो शरीर की सतह से ही उत्सर्जन आपका होगा। तो चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग समझ गए उत्सर्जी अंग में दो चीज होगा। एक होगा एक कोशिकीय जीव में, दूसरा किसमें होगा? बहुकोशिकीय जीव में। मतलब जटिल बहुकोशिकीय जीव। मनुष्य जो है जटिल है ना। अब ऐसा थे मारा इधर से उधर गिर गया, उठ फुटा फिरा, रबड़ नहीं ना, इसलिए उसको बोलेंगे जटिल बहुकोशिकीय जीव। कौन है? मनुष्य है ना। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आएगा? तो अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव। आपको एक और पढ़ाए थे पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम पढ़ाए थे ना, पैरामीशियम में पढ़ाए थे, है ना। तो चलिए आते आगे। एक कोशिकीय जीव में क्या उत्सर्जन कहाँ से होगा? शरीर की सतह से। क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कहाँ से होता है? शरीर की सतह से ही उसका उत्सर्जन हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग का उत्सर्जन बहुत सारे अंग का होता है, लेकिन इसका जो होगा शरीर की सतह से ही हो जाता है ना। तो चलिए आते आगे। तो हम लोग आप पढ़ेंगे जटिल बहुकोशिकीय जीव जो मनुष्य है उसका क्या होता है? विशिष्ट अंग होता है। मतलब हर एक अंग का अलग अलग कार्य है, हर एक अंग अपना अपना कार्य करते हैं। चलिए पहला आते हैं, सबसे बड़ा है वृक्क, है ना। तो वृक्क का काम क्या है? जहाँ मूत्र का बनना, मतलब जहाँ पे पेशाब का बनता है, तो सबसे बड़ा काम वही है। अगर आप कभी कोई डॉक्टर बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है उसको, है ना, तो उसका इलाज भी जल्दी संभव नहीं हो पाता है ना। बहुत सारा बीमारी देखे होंगे आप लोग। तो विशिष्ट अंगों में पहला आता है वृक्क। वृक्क का कार्य क्या है? मूत्र का बनना। मूत्र वाहिनी दूसरा है जिसका मूत्र का क्या होता है? वहन होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूत्र जो जाती है उसी को बोलते हैं मूत्र वाहिनी। तो दूसरा तीसरा आते हैं आप मूत्राशय, जहाँ मूत्र आगे क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पेशाब आगे क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलेंगे मूत्राशय। तो चलिए हम लोग तीन चीज पढ़े। वृक्क जहाँ पे क्या होता है? पेशाब का बनना। मूत्र वाहिनी मतलब क्या? पेशाब का वहन। और मूत्राशय का मतलब क्या? मूत्र का इकट्ठा होना, मतलब पेशाब का क्या होना? इकट्ठा होना। मूत्र मार्ग एक होता है जहाँ पे क्या होता है? पेशाब का बाहर निकलना, मतलब मूत्र का क्या हो गया? बाहर निकलना। तो चलिए हम लोग जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। तो यानी कि इसका क्या क्या मार्ग है बस वही पूछा जाएगा। कार्य तो आप लोग समझिए। तो पहला मार्ग क्या? वृक्क। दूसरा क्या? मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो वृक्क का कार्य क्या है? कि मूत्र का बनना और पेशाब का बनना।
मूत्र वाहिनी में क्या है, मूत्र का यानी कि वाहन, पेशाब का वाहन होता है। किसी के शरीर में देखिए पेशाब का दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन भी होने के लिए बहुत सारा पैसा भी लग जाता है ना, खर्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता है। मूत्राशय मतलब मूत्र का इकट्ठा होना, पेशाब का इकट्ठा होना। बहुत आदमी बहुत देर से कभी से बैठा हुआ एडजस्ट किया हुआ, बहुत होता है एग्जाम के टाइम में, कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। बैगे जब जाता है तो बहुत दिक्कत उसको महसूस होता है, इसीलिए कभी लगे तो चल जाना जल्दी, है ना। तो मूत्राशय क्या होगा, मूत्र का इकट्ठा होना। मूत्र मार्ग क्या होगा, मूत्र का बाहर निकलना। आपको ऐसा भी सॉल्यूशन हो जाता है कभी कभी कि जहाँ पे जो आपका लास्ट है मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग का मतलब है, समझ में आ गया आपको, पेशाब का बाहर निकलना। कभी कभी क्या हो जाता है, वो दिक्कत हो जाता है। बहुत आदमी देखिएगा कुछ अलग तरीके से पाइप लगा के निकाला जाता है, बहुत आदमी देखे होंगे, आपको नहीं पता होगा तो आप पता कीजिएगा, क्योंकि बहुत आदमी का जो पेशाब नहीं निकल पाता उसको पाइप द्वारा निकाला जाता है ना। गाय इस सब में भी आप देखे होंगे। और मनुष्य का बात करें तो मनुष्य में भी बहुत सारा ऐसा टॉपिक दिखाया जाता है ना। गाय क्या होता है, ये सब चीज़ें खराबी उत्पन्न हो जाने का ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए। पहला आते हैं विक्राणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क की इकाई होती है, तो क्वेश्चन आएगा वृक्क की इकाई क्या होती है, विक्राणु होती है, जो इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। तो चलिए अब लोग आप समझ गए। यहाँ पे विशिष्ट अंग में कौन कौन आएगा, वृक्क आएगा, फिर क्या आएगा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। तो ये लोग हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हो गया कि जो पदार्थ बाहर निकलता है। तो क्या क्या पदार्थ जो है बाहर निकलता है, तो जय परिक्रम हम लोग पढ़ते थे। जय परिक्रम उपापचय, उपापचय मतलब क्या हो गया कि जो जैसे मान लेते कोई आदमी भोज खा लेता है, खाना खा लेता है, बाद उल्टी हो जाता है। उपापचय मतलब पचा नहीं पाया पेट, है ना। तो क्या उल्टी कर रहा तो क्या होता है, पचा नहीं पाया, क्या खाना मिला दिया, ऐसा भी होता है करके। तो उसी प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ है, वो क्या आपका उत्सर्जी पदार्थ है, जो आप पचा नहीं पाया पेट, उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, उसी को बोले हम लोग उत्सर्जी पदार्थ। बहुत आदमी को बोला जाता है डॉक्टर कि आप इसको नहीं खाइएगा या इससे बच कर रहिएगा, इस तरह से बोलता है ना। तो चलिए आते हैं आगे। बहुत आदमी को होता है तेल पसंद नहीं है, मतलब तेल उसको खाना मना है, ज़्यादा मात्रा में तेल खाना मना है, बहुत आदमी होता है। कोई आदमी होता है कि यानी ज़्यादा चाय नहीं पी जाए, शुगर का पेशेंट जो होता है उसको यानी ये सब चीज़ हानिकारक, चावल नहीं खाना है, तो आपको उस खाने से दिक्कत है तो उसको परहेज करना चाहिए। तो हम लोग आते हैं उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है, आप समझ जाइए कि जय परिक्रम जो होता है हमारे शरीर में, जय परिक्रम, ठीक ना। तो जय परिक्रम में कहा जो उपापचयी, जो भोजन को पचा नहीं पाता तो उपापचयी है। तो उपापचयी क्रियाओं द्वारा जटिल जनित जो है हानिकारक वज्र पदार्थ, जो हानिकारक वज्र पदार्थ है, जो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो किसी तरह बाहर जो निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए उत्सर्जी पदार्थ तथा स्थान जहाँ अलग अलग होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो और स्थान जो है जहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए उत्सर्जी पदार्थ तथा स्थान जो उसका दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए आते हैं पहला CO2, फुफ्फुस में रुधिर से अलग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फुफ्फुस में रुधिर से क्या होता है, अलग होता है। रुधिर मतलब समझते हैं हम, कल पढ़ाए तो रुधिर क्या है, रुधिर नहीं जानते आप, चलिए आप बोले तो रुधिर कल पढ़ाए, रुधिर कल पढ़ाए थे ना। रुधिर 4 प्रकार का होता है, बोलिए कौन कौन, प्लाज्मा, WBC, RBC और रक्त पट्टिकाना, प्लेटलेट्स। तो चलिए बोलिए तो आप बोलिए तो प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, रक्त का थक्का बनाना। रक्त, प्लाज्मा किसको बोलते हैं, रक्त के तरल भाग को, रक्त के तरल भाग। थैंक यू। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग RBC और हम लोग WBC पढ़े थे। तो RBC का कार्य क्या है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन, और ये जाके उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, ठीक ना। और यानी कि आपका WBC को रक्षा करता है, हाँ प्रतिरोध, यानी कि जो हमारा शरीर है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं आगे। तो उत्सर्जी पदार्थ CO2 क्या, फुफ्फुस में रुधिर से क्या होता है, अलग होता है। फुफ्फुस जो है, फुफ्फुस में रुधिर से क्या होता है, अलग होता है। फिर देखिए नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ, जिसको यानी वृक्ष में आधारी होता है। नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ मतलब आप लोग कुरकुरे बहुत सारा सामान खाते हो, नाइट्रोजन उत्पन्न होता है उससे, है ना। तो नाइट्रोजनी जो वज्र पदार्थ है मतलब वो आपके हानिकारक है शरीर का है। हम लोग शरीर 2 ही चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है, क्या क्या, ऑक्सीजन और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तब ना ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार क्या है, संश्लेषित है। कैसे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ना चाहिए था, लेकिन क्या छोड़े, क्योंकि अंदर बहुत सारा गैस बना, तो गैस बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब अवशोषण करने की क्षमता है। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने की क्षमता है, नहीं है। क्यों, क्योंकि तुरंत वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्योंकि हम लोग शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं अब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए तुरंत बाहर निकल जाता है।
उसी प्रकार हम लोग शरीर पेशाब को भी तुरंत एब्जॉर्ब नहीं कर, जो आदमी ज़्यादा देर रखेगा उसको भयानक बीमारी हो जाता है कई बार, है ना। तो ज़्यादा देर तक भी ना रखना, क्योंकि एब्जॉर्ब भी कर ही नहीं पाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि कौन पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सब जो अंग है, जो जितना भी चीज़ है ये उत्सर्जी पदार्थ है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप खराब कर्म कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा आदमी। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ मतलब हो गया जो भोजन, जो यानी कि हम लोग पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं, कुछ कुछ पदार्थ नाइट्रोजनीकरण होता है ना, तो अगर शरीर नहीं कर पाता है तो उसको क्या करता है, वृक्क में आधारी जो होता है यूरिया यूरिक अम्ल, कई बार आप देखते हैं बहुत सारा दिक्कत अम्ल उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में, है ना। कई बार कोई आदमी देखिए पेट के यहाँ पे भी दर्द होता है, कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कई बार है ना, कई बार यहाँ हो जाएगा, बहुत जगह होते रहता है कभी कभी। तो वो सब क्या है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ खा लिए होंगे, या हो सकता है कुछ यानी पानी का कमी हो गया होगा, तो इस तरह आप लोग नोटिस कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं यूरिया यूरिक अम्ल हम लोग समझते हैं आगे। तो यूरिया यूरिक देखिए निस्पंदन के द्वारा, किसका द्वारा? निस्पंदन के द्वारा। तो ग्लूकोज चयनित पुनर्अवशोषण, ग्लूकोज का यानी कि हम लोग समझते हैं ग्लूकोज का शोषण में ग्लूकोज का भी आवश्यकता है, तो ग्लूकोज उसको चयन कर लेता है, और ग्लूकोज जो चयन करता है उसी का क्या करता है, वो अवशोषण करता है, पुनः अवशोषण करना स्टार्ट कर देता है। ग्लूकोज में हम लोग जैसा पढ़ेंगे सूत्र C6H12 वो क्या होता है, O6 होता है। देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन के यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, वर्ज्य पदार्थ हो गया, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें नहीं है। तो ग्लूकोज जो है चयनित जो भी होगा अवशोषण करने का, उसी को पुनः अवशोषण वो कर लेता है, लेकिन और जो पदार्थ नहीं है उसको क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े अभी जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में। जंतु उत्सर्जन क्या क्या पढ़े? जंतु उत्सर्जन के दो ही अंग है, बोलिए क्या क्या है? कुशी के बकलोल में जंतु उत्सर्जन दो ही, एक उत्सर्जी अंग, दूसरा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी अंग के वो प्रकार का बोलिए आप? दो प्रकार का। कौन कौन? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में बोलिए। अमीबा। एक कोशिकीय कार्य क्या होता है उसमें, क्या है उस, यानी कि जो उत्सर्जन किससे करता है? शरीर की सतह से। शरीर की सतह से। बहुकोशिकीय जीव जो मनुष्य है उसमें कौन कौन सा अंग पाया जाता है? चलिए बोलिए आप। मूत्रमास, पहला क्या होता है, पहला स्टार्ट कहाँ होता है? वृक्क से। हाँ, मूत्र का बनना उसमें, कभी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमास। चलिए ठीक है, जिसको पूरा याद, अच्छा बात है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर क्या होगा? मूत्रमार्ग। वृक्क में क्या, मूत्र का बनना, मूत्रवाहिनी का मूत्र का वहन, मूत्राशय मूत्र का इकट्ठा होना, मूत्र का बाहर होना। बहुत आदमी इसे पढ़ा रहे, बहुत आदमी हंसता, तो हंसता तो पढ़ने लायक नहीं है, काहे कि सब चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझे। अगर आप शर्मा रहे हैं, आपको लग रहा है खराब है तो पढ़ना छोड़ दीजिए, ये सब जानकारी आपको लेना ही होगा। अब कोई डॉक्टर आदमी बन गया तो भाग जाएगा, बोले हमने करेंगे, हड्डी टूट गया कैसे करेंगे, हमने कुछ करते। तो ये सब चीज़ आपको गलत चीज़ है। पढ़ने वाला बच्चा जो भी होगा या जो पढ़ रहा है, ये सब चीज़ उतना मायने नहीं रखता आज के डेट में। सिंपल सी बात, आपको यानी कि वृक्क का कार्य क्या रही है, तो आप जब तक जानिएगा ना तो कैसे समझिएगा, आप शर्माइएगा, इस तरह नहीं होता। तो वृक्क का कार्य जो है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रा, ये सब समझ गए। अब आते हैं वृक्क की इकाई किसको बोलते हैं, बोलिए आप। वृक्क की इकाई को किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन, इसको और क्या बोला जाता है? वृक्काणु। वृक्काणु, ठीक ना। तो वृक्काणु जो नेफ्रॉन, वृक्क की क्या होती है, इकाई होती है। अब आते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जो होता है क्या होता है, बोलिए तो आप। उत्सर्जी पदार्थ यानी क्या होता है, चलिए बोलिए आप। जब प्रक्रम उपापचय, हम लोग शरीर जो उपापचय जो भोजन है, वो भोजन क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालता है। उपापचय मतलब जो पचा नहीं पाता। अब मान लो कोई आदमी, हम मान लेते हैं दाल भात चोखा चटनी खा के बैठा हुआ और आगे ला दिया उसको मीट और चिकन, तो वो भी खा लेगा, डकार जाएगा। हाँ, जो भी है डकार जाएगा, तो दूसरा 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद क्या हो, चकार आएगा उसको। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग समझेंगे उपापचय है, मतलब क्या होगा, इतना उसको लोभी है वो कि उसको खाना है, ठीक ना। तो चलिए आते हैं आगे। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो वृक्क में आधारी है वो क्या, यूरिया और यूरिक अम्ल है। नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जो होता है यूरिया और यूरिक अम्ल बनाता है, इसके कारण हम लोग शरीर क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं आप आगे। आपको एक चीज़ और बता दें, जो हम लोग का यानी कि पेशाब होता है, यूरिया यूरिक अम्ल होता है उसमें, है ना, जिसके कारण बहुत खराब चीज़, गंध भी बहुत ज़्यादा आता है ना। इसीलिए हम लोग शरीर में जो है बहुत दिन यानी बहुत देर तक आदमी को एडजस्टमेंट नहीं कर पाना चाहिए। जैसे आपको लगता है आप चल जाइए कर लीजिए, लेकिन अगर आप बचा कर तो सोचिए यूरिया यूरिक अम्ल कितना होता है। अगर आप किसी दीवार में 1 साल से करें, दीवार गिर जाएगा तुरंत उसका, इतना उसको खराब चीज़ है। इसलिए बोलता है पेशाब करना है मना। दीवार से हम दिखते हैं वो लिखता है क्या है, कॉमन सेंस है। वो और चीज़ भी लिख सकता है, पानी फेंकना मना है, लेकिन पेशाब लिखा क्या है, क्या वो जानता है वो आदमी कि यूरिया यूरिक अम्ल इतना खराब यूरिक अम्ल है कि इतना ज़्यादा ही कर देगा, दीवार उसको गिरा देगा, वो जल्दी दीवार जल्द दहन संस्कार हो जाएगा तुरंत, है ना।
तो उसी पर अर्थ हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पढ़े जंतु में उत्सर्जन, अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन। पादप मतलब क्या हुआ बताइए तो आप दीपू कुमार, पादप मतलब बोलिए आप पादप नहीं होता है। बोले तो आप किट्टू रुकिए नहीं बोले तो पादप मतलब क्या हुआ नहीं होता है। चलिए बोले चांदनी पादप मतलब, चलिए ठीक है आप बोलिए। हाँ पेड़ पौधे जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं पादप बोलते हैं ना। तो पादप में उत्सर्जन मतलब पेड़ पौधे में जो उत्सर्जन होता है। आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधे उत्सर्जन कहाँ से होता है। तो आप लोग देखते हैं क्या देखिएगा गोंद और यानी कि जो प्राप्त होता है या तो आदमी जाते देखिएगा या वृक्ष होता है, वृक्ष का जो छाल होता है तो उसी से गोंद प्राप्त होता है ना। तो वही उत्सर्जन पदार्थ, वही उत्सर्जी पदार्थ है। समझ में आ गया। गोंद और रेजिन ये सब क्या उत्सर्जी पदार्थ है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पादप में उत्सर्जन मतलब क्या उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन का तरीका मतलब जो भी पदार्थ है यानी कि पेड़ पौधे में हम लोग सिर्फ जानते हैं पेड़ पौधा क्या, लेकिन पेड़ पौधे उत्सर्जी पदार्थ भी बहुत सारे पदार्थ है जो बाहर निकलता है ना। तो वही पदार्थ जो बाहर निकलता है उत्सर्जी पदार्थ, उसका तरीका क्या उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाहर निकलता है रंध्रों या वातरंध्रों के द्वारा। चलिए आप बोलिए तो आप सुना बोलिए तो आप रंध्र किसे कहते हैं बोलिए तो आप रंध्र किसे कहते हैं रंध्र बोले था पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलेंगे रंध्र बोलेंगे। और पुराने जड़ों या तना में जो छोटा छोटा छिद्र हो उसको क्या बोलेंगे वातरंध्र। तो वही वो क्या करता है बाहर निकलता है। स्वाभाविक सा बात है। CO2 का कार्य क्या रंध्रों या वातरंध्रों से बाहर निकलता है। समझ में आ गया आपको। फिर आते आगे O2 का कार्य क्या है EbO2 रंध्र या वातरंध्र से बाहर निकलता है कब जब यानी कि सूर्य का प्रकाश रहता है उपस्थित दिन के समय में। रात के समय उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। जल किससे किससे निकलेगा रंध्र या वातरंध्र से। आप लोग देखते हैं पानी कब निकलता है। हाँ रंध्र या वातरंध्र से पानी निकलता है। आप देखिएगा पत्ती से पानी गिरते रहता है कभी कभी नहीं देखे हैं नहीं देखे तो एक बार सुबह टाइम रह जाइए खड़ा वहाँ पे ठीक है पट पट गिरते रहेगा है ना। तो रंध्र या वातरंध्र समझ देखिए जो रंध्र या वातरंध्र समझ रहा है वो स्वाभाविक से समझेगा। रंध्र का मतलब हो गया पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जो होगा वही रंध्र है। वातरंध्र में पुराने तना या जड़ होगा वही वातरंध्र है। तो ये क्या है बाहर निकलना उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ है उत्सर्जन का तरीका जो उसको बताया गया। अब मृत कोशिकाओं से बने होते यानी जो उत्तक है मृत कोशिकाओं से बने होता है। हम लोग समझ से जो चीज पढ़े थे कि पौधे में दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है एक जाइलम दूसरा क्या होता है बोले तो अब जाइलम कार्य क्या है ये पौधों में खाना बनाता है नहीं ये जल और खनिज लवणों का वाहन होता है। पौधों में क्या करते हैं जल और खनिज लवण क्या करते हैं वहन करते हैं। लेकिन फ्लोएम का कार्य क्या है खाद्य पदार्थों का यानी कि जो यानी कि पदार्थ पहुंचाता है। लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे कि जाइलम है तो जाइलम का कार्य हम लोग समझ गए कि जाइलम क्या करता है जल और खनिज लवण पहुंचाता है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक पहुंचाता है किसी को पता है कहाँ से जड़ से पत्ती तक जड़ से पत्ती तक जड़ से फिर क्या मृत कोशिकाओं से बने उत्तक क्या होते हैं विभिन्न समय एवं परिस्थितियों में यानी कि जो विभिन्न समय और परिस्थितियों में क्या होता है मृत कोशिकाओं से बने उत्तक होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जाइलम क्या होता है मृत कोशिका होती है और फ्लोएम क्या होती है जीवित कोशिका होती है। तो ये सब चीज आपको समझना चाहिए। तो मृत कोशिकाओं से बने उत्तक कौन होगा जाइलम होगा। तो जाइलम में भी क्या होगा विभिन्न समय और परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का बनेगा। तो यानी कि पत्तियों का गिरना जिससे क्या होता है पत्ती क्या करती है गिरने लगती है। गिरती कब है जब मृत कोशिकाओं से बने उत्तक जो विभिन्न समय परिस्थितियों में जैसे पत्तियों को गिरना मान लिया बहुत टाइम हो गया पत्ती खराब बस अभी बसंत पंचमी है जैसे यानी बसंत हुआ देखिए पत्ती बहुत सारा गिरने लगता है ना फिर नया पत्ता आने लगता है ना समझ आ गया आपको। देखिएगा ऐसा मौसम होता है। रेजिन या गोंद जो है उत्सर्जी पदार्थ है। हम लोग रेजिन या गोंद हम लोग लगाते हैं बहुत सारी चीज तो हम लोग पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं पता है कि किससे प्राप्त होता है। तो इसका यानी कि रेजिन और गोंद क्या उत्सर्जी पदार्थ है और उत्सर्जी पदार्थ है। तो उत्सर्जन का तरीका इसका क्या है जाइलम में संचित होता है। कहाँ पे रहता है जाइलम। जाइलम किसको बोलते हैं जल और खनिज लवण को जो ले जाता है यानी कि उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम में संचित होता है रेजिन एवं गोंद। तो चलिए हम लोग इतना भी पढ़ लेंगे आप जिससे पूछें वही बोलिए। चलिए बोले साहब चांदनी कुमारी आपको बोलना है रेजिन और गोंद कहाँ पे संचित रहता है जाइलम। जाइलम का कार्य क्या है बोले नया जाइलम का कार्य क्या है चलिए बोले अब देखो जाइलम का कार्य बताइए।
बोले तो आप जाएगा जल और खनिज से पूरे मतलब उसको पत्ते तक पहुंचाना, मतलब से तन्ने तक पहुंचाना। जल और खनिज लवण को जो पहुंचाती है, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण जो होता है उसी के, है ना। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग बहुत तरह के जान चुके हैं। चले बोले तो आप कि O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो रंध्र या वातरण से होता है ना। तो चले बोले तो वातरण किसे बोलते हैं? उस पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, बोले तो आप स्वीटी बोले वातरण। हाँ, पुराने जरूरत नाम या जरूरत नाम जो छोटे छोटे छिद्र होंगे उसके क्या बोलेंगे? वातरण बोलेंगे। तो चलिए बोले तो आप पैरामीशियम कौन सा जीव है? एक कोशिका। एक कोशिका जीव किसको बोलते हैं? सर जिसमें से एक कोशिका बस होता है। हाँ, कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका को 1665 कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका का सिद्धांत ये स्लाइडेन स्वान कब किया? 1884। 1839 ईस्वी। समझ आ गया आपको? तो चलिए हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। आपको ये बताना है यानी कि एक कोशिकीय जीव में यानी कि जो उत्सर्जन होता है उसका क्या तरीका है, उत्सर्जन कहाँ से होता है? चलो बता विनोद कुमार, एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कहाँ से होता है? चलिए बोले पीयूष, एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कहाँ से होगा? माँ बाप का पैसा व्यवहार कर रहा है। बोलिए आप, एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कहाँ से होगा? चलिए ठीक है। चलिए बोले किंतु एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कहाँ से होगा? शरीर की सतह से। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन कहाँ होगा? शरीर की सतह से। यही किसमें होता है? अमीबा। चलिए बोलिए आप, वृक्क का क्या कार्य है? वृक्क किसमें पाया जाता पता है ना? बोलिए तो वृक्क किसमें पाया जाता है? वृक्क मनुष्य में पाया था, हम लोग मनुष्य से वृक्क पाया जाएगा। तो वृक्क का कार्य क्या है? चलिए बोले सौरभ, वृक्क का कार्य क्या है? मूत्र का बनाना, मूत्र का बनना, ठीक ना। मूत्र का वाहन, इसमें मूत्र वाहिनी है। समझ में आ गया आपको? तो वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम आगे आते हैं। CO2 जो होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फुफ्फुस में रुधिर से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, हम पढ़ा तो दिए हैं, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया है तो आपको दिक्कत ही है। तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।